बैठ जाइए। पिछले क्लास में सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी का विभेदन क्षमता और सीमांक रूप पढ़े थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉपलर का प्रभाव। तो हेडिंग दिया जाए, हेडिंग देंगे डॉपलर का प्रभाव। डॉपलर का प्रभाव, डॉपलर्स इफेक्ट। हेडिंग दिया जाए अलग, डॉपलर का प्रभाव, डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट। अब ये है क्या, तो ध्यान देंगे। एक साइंटिस्ट है, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, जिनका नाम है क्रिश्चियन आंड्रे डॉपलर, उनका पूरा नाम है। और इन्होंने प्रकाश और ध्वनि से संबंधित आपेक्षिक गति के कारण प्रकाश की तीव्रता में या ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन को बतलाया। अब समझा जाए ये कह क्या रहा है। तो सबसे पहले हम साउंड पर लेंगे, उसके बाद लाइट पर लेंगे। अगर आपके सामने, चलिए ध्यान देंगे बालक, हेडिंग हो गया ना हम लोग का। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद लाइट पर आएंगे। पहले ध्वनि पर, उसके बाद लाइट पर, क्योंकि इनका पहला जो प्रयोग था वो साउंड पर ही था। तो आपको एक एग्जांपल दिया गया, उदाहरण समझिएगा कि यहाँ पर कोई प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब जो बात को सुन रहा है, ठीक है। आप श्रोता कह सकते हैं। प्रेक्षक मतलब देखने वाला, किसी चीज को अनुभव करने वाला। तो हमने बोला यहाँ पर कोई साउंड का सोर्स है, यहाँ पर कोई साउंड का सोर्स है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बाजा वगैरह बज रहा है। तो अब बताइए, यहाँ पे बाजा वगैरह बज रहा है और आप यहाँ पर स्थिर हैं, स्थिर हैं, आप गतिशील नहीं हैं। तो याद रखेंगे कि आप स्थिर हैं और ये जो साउंड का स्रोत है ये भी स्थिर है। दोनों में कोई गति नहीं हो रहा है। ये भी स्थिर है, ये भी स्थिर है, दोनों स्थिर है। आप कहेंगे कि सर ये श्रोता है, ये साउंड को सुन रहा है। तो ये पहला कंडीशन में हो गया, इसको जब सुनाई दे रहा है। एक और कंडीशन जनरेट कर रहे हैं। हमने बोला कि अब इसको गतिशील बना दिया जाए। तो पहला केस में ये दोनों स्थिर हैं, पहला केस में दोनों किसमें है, रेस्ट में है। और दूसरा केस में क्या किया जाए, इस साउंड वाले स्रोत को गतिशील कर दिया जाए। किसके तरफ है, तो जो श्रोता सुन रहा है उसके तरफ। और इस श्रोता कैसा है, स्थिर है, नहीं सुन रहा है। अब बताइए ये ध्वनि का तीव्रता बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो आप बोलेंगे सर जब साउंड का स्रोत, ध्वनि का स्रोत और जो सुनने वाला है ये दोनों स्थिर है, इनके बीच जो दूरी है वो चर है, पहला केस में। और दूसरा केस में ये स्थिर है और साउंड का जो स्रोत है वो आपके तरफ आ रहा है। तो याद रखेंगे इस केस में, सेकंड वाले केस में आपको साउंड ज्यादा सुनाई देगा। कारण क्या है, ये जो सोर्स है, ध्वनि का स्रोत है, ये आपके नजदीक आ रहा है। तो जब आपके नजदीक आएगा तो आपको ध्वनि पहले की तुलना में क्या होगा, ज्यादा सुनाई देगा। तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ध्वनि का तीव्रता बढ़ गया कि घट गया। तो आप बोलेंगे सर बढ़ गया। अगर हमें इसको आगे की ओर नहीं मूव कराकर इसको पीछे की ओर मूव करा दे, इसको पीछे की ओर मूव करा दिया जाए, तो बताइए पहले की तुलना में ध्वनि का तीव्रता बढ़ेगा कि घटेगा। कोई दिक्कत समझने में। अब इसको हटा के हम लाइट ले लेते हैं, इसको हटा के प्रकाश लेंगे, क्योंकि ये तुलना करने के लिए हमने एग्जांपल लिया था। अब हमने बोला यहाँ पर कोई प्रकाश का स्रोत है, ध्वनि का स्रोत हटा दिया जाए। यहाँ पर कोई प्रकाश का स्रोत है, मान लीजिए कि कोई बल्ब है, यहाँ पर कोई बल्ब जल रहा है और ये भी स्थिर है, इसमें भी कोई मूवमेंट नहीं है। तो अब बताइए पहला केस में आप यहाँ हैं और यहाँ पर एक बल्ब जल रहा है, दोनों स्थिर है। तो पहला केस में हम लिख लेते हैं कि सर दोनों स्थिर है, रेस्ट में है। दूसरा केस में क्या कर दिए, इसको आपके नजदीक हम ला दिए, मतलब जो बल्ब वहां पे जल रहा है उसको मेरे नजदीक लाया जा रहा है। तो बताइए प्रकाश का तीव्रता बढ़ेगा कि घटेगा। कोई दिक्कत। तो अब पहला केस में तीव्रता कुछ और था,
और जब ये प्रकाश का स्रोत आपके नजदीक आ रहा है तो तीव्रता कुछ और होगा, और आपने बोला कि सर तीव्रता बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वास्तविक तीव्रता और आभासी तीव्रता किसको कहा जाए? तो आप बोलेंगे कि सर जब ईवी विराम में हो, जब प्रेक्षक मतलब देखने वाला, जब देखने वाला स्थिर में हो और प्रकाश का स्रोत स्थिर हो, जब दोनों स्थिर हो, तो इस स्थिति में जो प्रकाश का आवृत्ति होगा, जो प्रकाश का तीव्रता होगा, वो वास्तविक होगा। कब? जब दोनों विराम में रहे तब। लेकिन अगर दोनों में से किसी को आप गतिशील करा दीजिएगा, या तो आप प्रेक्षक को करा दीजिए या तो स्रोत को करा दीजिए, दोनों में से कोई गतिशील होगा और जो तीव्रता आपको मिलेगा या जो आवृत्ति मिलेगा उसको कौन सा बोलेंगे? आभासी। आभासी मतलब हम लोग ऐसा आभास कर रहे हैं, समझ आ रहा बालक? तो यहाँ पर दो तीव्रता का बात होगा, एक वास्तविक एक आभासी। तो वास्तविक तीव्रता या आवृत्ति कब निकाला जाएगा? जब दोनों विराम में हो। और आभासी कब निकालेंगे? जब दोनों में से कोई एक गतिशील हो या दोनों गतिशील हो। कोई दिक्कत बालक? तो आप बोलेंगे सर अगर यहाँ पर हम हैं और हमारे नजदीक कोई प्रकाश का स्रोत लाइएगा तो हमको लाइट ज्यादा दिखेगा, ज्यादा ग्लेजिंग क्रिएट करेगा, प्रकाश का तीव्रता बढ़ जाएगा, तो उसका आवृत्ति भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये जो परिवर्तन होता है ये हम लोग आभास करते हैं। तो इस स्थिति में उस आवृत्ति को कौन सा आवृत्ति कहा जाएगा? आभासी आवृत्ति। तो डॉपलर का प्रभाव यही कहता है कि जब स्रोत चले या प्रेक्षक चले या दोनों चले तो इस स्थिति में आभासी आवृत्ति का मान कितना होगा ये बतलाइए। कोई दिक्कत समझने में? चलिए लिखेंगे इसके बारे में। हेडिंग हो गया ना हम लोग का डॉपलर का प्रभाव। और ये साउंड में भी था, अभी एग्जांपल हमने साउंड में लिया। साउंड में भी इन्होंने बताया है कि अगर कोई श्रोता है और कोई स्रोत है, दोनों में से किसी का गति होगा या दोनों का गति होगा तो ध्वनि के तीव्रता में या आवृत्ति में किस तरह का परिवर्तन होगा इन्हीं के सूत्र द्वारा निकाला जाता है। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, जब प्रकाश का स्रोत तथा प्रेक्षक दोनों के बीच आपेक्षिक गति होती है, प्रकाश का स्रोत तथा प्रेक्षक दोनों के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो आवृत्ति में होने वाले आभासी परिवर्तन को डॉपलर का प्रभाव कहा जाता है। हो गया बालक? अब यहाँ पर दो केस में कम से कम लेंगे, ठीक है? दो केस में इसको निकाला जाएगा। केस तो बहुत ज्यादा है लेकिन कम से कम दो केस। तो केस नंबर 1 लिखा जाए। केस नंबर 1 लिखेंगे। केस नंबर 1, और ध्यान देंगे सभी पर हम चर्चा करेंगे ये लिखने के बाद। केस नंबर 1 में लिखा जाए, जब प्रकाश का स्रोत स्थिर प्रेक्षक की ओर, प्रेक्षक की ओर गतिशील हो तो
गतिशील हो तो आभासी आवृत्ति में गतिशील हो तो आभासी आवृत्ति में परिवर्तन और डैश दे दिया जाए। आभासी आवृत्ति में परिवर्तन और डैश दे देंगे। हो गया बालक? तो देखिए यहाँ केस क्या है, तो यहाँ पर कोई हम प्रेक्षक ले लिए, ध्यान देंगे, यहाँ पर कोई हम प्रेक्षक ले लिए, मानिए ये मेरा प्रेक्षक है देखने वाला, हम नाम दे देते हैं कि ये प्रेक्षक है, और ये विराम में है, तो विराम में अगर कोई रहता है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? 0। और इसके सामने प्रकाश का स्रोत, कोई स्रोत है, जैसे एक बल्ब ले लिए, और ये जो बल्ब है ये गतिशील है, इसको हम स्रोत कहते बालक, ये प्रकाश का स्रोत हो गया। तो ध्यान देंगे स्रोत जो है गतिशील है, किसकी ओर गतिशील है? प्रेक्षक की ओर। तब इस स्थिति में आभासी आवृत्ति में वृद्धि होगा कि कमी होगा? मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं और कोई बल्ब लेके आपके नजदीक आ रहा है, तो प्रकाश का तीव्रता बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो जब तीव्रता बढ़ गया तो आवृत्ति का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लियर है बालक? तो आप बोलेंगे सर आवृत्ति तो आपका बढ़ जाएगा, तो जो आवृत्ति बढ़ रहा है उसको कौन सा आवृत्ति कहेंगे? आभासी, क्योंकि आपको आभास हो रहा है, रियल में नहीं है। रियल में वास्तव में कब होगा? जब वो भी विराम में रहे और देखने वाला भी विराम में रहे, उस स्थिति में आपका जो आवृत्ति होगा वास्तविक होगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक गतिशील हो या दोनों गतिशील हो तो उसको कौन सा आवृत्ति कहेंगे? आभासी। अब आपसे पूछा गया कि बताइए आभासी आवृत्ति कितना होगा? आभासी आवृत्ति के बारे में पूछा गया है, और इस स्थिति में हम किसको गतिशील बनाए हैं? स्रोत को, और प्रेक्षक कैसा है? विराम में। तो यहाँ पर लिखना होगा कि सर आभासी आवृत्ति, सबसे पहले ये बताइए कि आवृत्ति को सूचित करते हैं किससे? न्यू से। और यहाँ पर आभासी है तो हम डैश दे दे रहे हैं, क्योंकि वास्तविक वालों को कैसे लिखेंगे? केवल न्यू से लिखेंगे। तो ये कितना होगा? ये होगा न्यू 1 प्लस v बटा में c। समझिएगा फिर से, आभासी आवृत्ति न्यू डैश बराबर कितना? न्यू ब्रैकेट में 1 प्लस v अपॉन c। अब सवाल ये है सर इसमें कौन क्या है? तो आप देख सकते हैं कि आभासी आवृत्ति ये है न्यू डैश। न्यू क्या है? वास्तविक आवृत्ति। ये v क्या है? तो जितना वेग से आपका स्रोत गतिशील है, और ये c क्या है? तो प्रकाश का वेग। सारा हमारे पास डाटा गिवन है, सारा हमको जानकारी होता है। इसमें देगा क्या? तो प्रकाश का जो स्रोत का वेग है ये आपको दे देगा, और ये प्रारंभिक या वास्तविक आवृत्ति दिया जाएगा। तभी तो हम परिवर्तन निकाल पाएंगे। परिवर्तन के लिए मालूम होना चाहिए कि पहले कितना था। ठीक है, पहले वाला अगर मालूम रहेगा तभी परिवर्तन हम बता सकते हैं कि सर पहले 10 था अभी 20 हो गया, तो बढ़ गया कितना? 10। चलिए इसको आप डायग्राम बना के तब लिखिए। डायग्राम बना के लिख लेंगे इसको। तो आप आभासी आवृत्ति न्यू डैश बराबर कितना? तो न्यू ब्रैकेट में 1 प्लस v अपॉन c। अब इसका डेरिवेशन कहाँ था? तो साउंड में। और सबसे नीचे लिखना होगा कि सर इसमें कौन क्या है? हो गया बालक?
तो यहाँ पर जो गिवन डाटा है उधर वाले, ये तो मालूम है आपको न्यूटेंस क्या है, आभासी आवृत्ति। उधर वाला पद है आपके लिए नया है, यहाँ लिख लेंगे जहां v बराबर c बराबर और न्यू बराबर, जहां v बराबर c बराबर और न्यू बराबर। आवृत्ति को n से स्मॉल n या स्मॉल f से भी लिखा जाता है, बोला जाए। लिखेंगे जहां v बराबर स्रोत का वेग, जहां v बराबर स्रोत का वेग, जहां v बराबर स्रोत का वेग, इसके नीचे c बराबर प्रकाश का वेग, c बराबर प्रकाश का वेग, c बराबर प्रकाश का वेग। और बताइए कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको भी सामने लिख लीजिएगा, बराबर का चिन्ह देके लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हो गया। और लिखेंगे न्यू बराबर प्रकाश की वास्तविक आवृत्ति, प्रकाश की वास्तविक आवृत्ति, प्रकाश की वास्तविक आवृत्ति। हो गया वाला। अब एक केस और हम पूछ रहे हैं, केवल बताइएगा, उसको लिखना नहीं है क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम। अगर कहा जाए इस स्रोत को आप रेस्ट में कर दीजिए, स्रोत को मत चलाइए, हम स्रोत को किस में कर देंगे? तो रेस्ट में कर देंगे, इसको विराम में कर दिया जाए। और जो प्रेक्षक है इसको क्या कर देंगे? स्रोत के तरफ गतिशील कर देंगे। अब बताइए प्रकाश का तीव्रता बढ़ेगा कि घटेगा? प्रकाश का आवृत्ति बढ़ेगा कि घटेगा? कोई दिक्कत? तो याद रखेंगे, अगर ये भी केस दे, ये भी डायग्राम दे, तो उसके लिए आवृत्ति सेम होगा। ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए इसको आप विराम में कर दिए और कहिएगा कि सर प्रेक्षक जो है गतिशील हो गया किसके तरफ? प्रकाश के स्रोत के तरफ। तो इस स्थिति में आभासी जो आवृत्ति होगा इसका फॉर्मूला वही रह जाएगा, क्योंकि एक विराम में है, एक है गतिशील है, तो आवृत्ति में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? अचर होगा। कोई दिक्कत समझने में? अब केस नंबर 2 लेंगे बालक, लिखा जाए केस नंबर 2। केस नंबर 2 लेंगे। अब क्या करेंगे बालक? तो अभी नजदीक जा रहा था, प्रकाश का जो स्रोत है वो प्रेक्षक के नजदीक जा रहा था, इसमें क्या कर देंगे? दूर कर देंगे। लिखा जाए केस नंबर 2 में, जब केस नंबर 2 में लिखेंगे जब प्रकाश का स्रोत, जब प्रकाश का स्रोत, जब प्रकाश का स्रोत स्थिर, जब प्रकाश का स्रोत स्थिर प्रेक्षक से, जब प्रकाश का स्रोत स्थिर प्रेक्षक से, स्थिर प्रेक्षक से दूर जाए, स्थिर प्रेक्षक से दूर जाए, तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में आभासी आवृत्ति में, इस स्थिति में आभासी आवृत्ति में परिवर्तन, इस स्थिति में आभासी आवृत्ति में परिवर्तन, और डैश दे दीजिए, आभासी आवृत्ति में परिवर्तन और डैश दे देंगे। हो गया बालक। चलिए इसके लिए भी डायग्राम बनाएंगे केस नंबर 2 में। तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है कि कोई प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, ये प्रेक्षक हो गया। अब बताइए गतिशील है कि विराम में है? विराम में है, स्थिर प्रेक्षक लिखे हम लोग। विराम में है तो इसका प्रारंभिक वेग 0, और यहाँ पर कोई प्रकाश का स्रोत है, जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है और ये इससे दूर जा रहा है बालक, ये दूर जा रहा है, भी वेग से गतिशील है। आप कह सकते हैं कि सर ये प्रकाश का स्रोत है। अब हमको बताइए कि आवृत्ति में वृद्धि होगा कि कमी होगा? प्रकाश के तीव्रता में वृद्धि होगा कि कमी होगा? क्लियर है?
तो यहाँ पर स्पष्ट है, यदि आपसे पूछा जाए कि किसी स्थिर स्रोत से, ध्यान देंगे, किसी स्थिर प्रेक्षक से कोई प्रकाश का स्रोत दूर जाए, तो जब मान लीजिए बल्ब वहां पर है और आप उसको लेके और दूर जा रहे हैं, तो याद रखेंगे कि जो परिवर्तन होगा, जो आभासी परिवर्तन होगा, वो तीव्रता में कमी को दर्शाएगा। कारण क्या है कि उस बल्ब को हमारे सामने से दूर ले जाइएगा तो प्रकाश की मात्रा में कमी होगा, तो प्रकाश का तीव्रता कम, तो जब प्रकाश का तीव्रता कम तो उसका आवृत्ति भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ आभासी आवृत्ति में कमी होगा और इसके पहले वाले में आभासी आवृत्ति में क्या हुआ था, वृद्धि। तो अगर यहाँ निकालना हो तो लिखेंगे आभासी आवृत्ति। कैसे लिखना होगा, न्यू डैश, और ये कितना होगा बालक, न्यू 1 माइनस v अपॉन सी। उसमें क्या था, प्लस, यहाँ पर क्या है, क्यों, क्योंकि ये कमी को दर्शाता है। याद रखेंगे ये कमी को दर्शाता है और इसके पहले वाला किसको दर्शाता था, वृद्धि को। डायग्राम बना के लिख दीजिए। अब पुनः पूछा गया, बताइए न्यू क्या है, तो न्यू आपका वास्तविक प्रकाश का आवृत्ति है, v क्या है बालक, स्रोत का वेग है, और c क्या है, प्रकाश का वेग। अब पुनः दोबारा लिखना पड़ेगा, समझ गए। अब देख सकते हैं पीछे वाले में हम लोग लिखे हैं। तो ये दो केस है, अब इसको थोड़ा हम चेंज करते हैं। इसी केस को आपसे पूछा गया कि बताइए अगर यहाँ पर प्रकाश के स्रोत को स्थिर कर दिया जाए बालक, प्रकाश के स्रोत को विराम में कर दिया जाए और जो प्रेक्षक है इसको गतिशील कर दीजिए, और कहा, तो प्रकाश के स्रोत से दूर, तो बताइए प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि होगा कि कमी, प्रकाश के आवृत्ति में वृद्धि होगा कि कमी, कोई दिक्कत। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर तीव्रता में कमी होगा, और तीव्रता में कमी निकालने के सूत्र यही है हमारे पास। अभी लिखवाए हैं कौन क्या है, इसका नाम बताए हैं वास्तविक प्रकाश का आवृत्ति भी क्या है, तो आप कह सकते हैं प्रेक्षक का वेग है क्योंकि v वेग से इधर जा रहा है, और c क्या है, प्रकाश का वेग। चलिए, तो ये दो केस हमने आपको बताया, और केस बहुत ज्यादा हो सकता है। ये हो सकता है कि सर मान लिए कि प्रेक्षक स्रोत की तरफ है और स्रोत प्रेक्षक की तरफ जाए, तो बताइए तीव्रता में वृद्धि होगा कि कमी होगा। मान लिए कि हम यहाँ पर हैं और वहां पर बल्ब रखा हुआ है, हम बल्ब की तरफ जा रहे हैं और बल्ब मेरे तरफ आ रहा है, तो बताइए प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि होगा कि कमी, हमको ज्यादा प्रकाश दिखाई देगा कि कम दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है। तो आप बोलेंगे सर स्रोत के जितना नजदीक आप जाइएगा उतना ही प्रकाश ज्यादा दिखाई देगा। ज्यादा दिखाई देने का मतलब उसका तीव्रता ज्यादा है, तीव्रता ज्यादा है तो आवृत्ति भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। अब यहां से नोट लिखना होगा, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 लिखेंगे, जब नोट नंबर 1 में लिखा जाए, जब प्रकाश का स्रोत, जब प्रकाश का स्रोत तथा प्रेक्षक, जब प्रकाश का स्रोत तथा प्रेक्षक, जब प्रकाश का स्रोत तथा प्रेक्षक विराम अवस्था में हो,
जब प्रकाश का स्रोत तथा प्रेक्षक विराम अवस्था में हो, विराम अवस्था में हो, तो प्राप्त आवृत्ति को वास्तविक आवृत्ति कहा जाता है। तो प्राप्त आवृत्ति को वास्तविक आवृत्ति कहा जाता है। तो प्राप्त आवृत्ति को वास्तविक आवृत्ति कहा जाता है। कोई दिक्कत? अब कोई कह देगा कि सर आभासी आप निकाले हैं, तो वास्तविक क्या होता है? तो याद रखेंगे, जब प्रकाश का स्रोत और प्रेक्षक दोनों विराम में हो, तो उस स्थिति में प्रकाश का जो आवृत्ति होगा वो कौन सा होगा? वास्तविक। लेकिन दोनों में से कोई गतिशील हो या दोनों गतिशील हो, तो आवृत्ति क्या कहलाएगा? आभासी। क्लियर है बात? अब यहां से अगले नोट में आएंगे, नोट नंबर 2 में। नोट नंबर 2 और नोट नंबर 2 में लिखा जाए नीला विस्थापन। नीला विस्थापन और नीला विस्थापन लिखकर डैश दीजिए। नोट नंबर 2 में नीला विस्थापन लिखेंगे और नीला विस्थापन लिखकर डैश दिया जाए। हो गया बालक? लिखेंगे जब कोई प्रेक्षक प्रकाश के स्रोत की ओर, जब कोई प्रेक्षक प्रकाश के स्रोत की ओर, जब कोई प्रेक्षक प्रकाश के स्रोत की ओर गतिशील होता है, प्रकाश के स्रोत की ओर गतिशील होता है, गतिशील होता है, तो प्रकाश तरंग की गतिशील होता है, तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में, तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति में, प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होता है। प्रकाश तरंग की आवृत्ति में आभासी वृद्धि होता है, आभासी वृद्धि होता है, अर्थात प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में, अर्थात प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में आभासी कमी होता है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य में आभासी कमी होता है, आभासी कमी होता है, और यह दृश्य प्रकाश के आभासी कमी होता है, और यह दृश्य प्रकाश के, और यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के, दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम किसको कहा जाता है? जो कलर बैंड मिलता है 7 रंग का, जो पट्टी मिलता है अलग अलग रंग का, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। हो गया? यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले रंग की ओर, यह दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम के नीले रंग की ओर विस्थापित होता है, नीले रंग की ओर विस्थापित होता है, नीले रंग की ओर विस्थापित होता है। अतः तरंग दैर्घ्य में इस कमी को, अतः तरंग दैर्घ्य में इस कमी को नीला विस्थापन, अतः तरंग दैर्घ्य में इस कमी को, तरंग दैर्घ्य में इस कमी को नीला विस्थापन कहा जाता है, नीला विस्थापन कहा जाता है। हो गया बालक? टेस्ट है, जिनका टेस्ट है जाइए, 10 मिनट वाले निकलिए। और किसी का अलग टेस्ट? चलिए, जिनका टेस्ट जा सकते हो, जिनका टेस्ट है जाइए।
समझेंगे सर ये नीला विस्थापन है क्या? चलिए चलिए जाइए जल्दी, यू मे गो नाउ। चलिए समझते हैं बालक कि सर ये नीला विस्थापन क्या है। हमको ये बताइए कि आवृत्ति में और तरंगदैर्घ्य में कैसा संबंध है, समानुपाती का कि व्युत्क्रमानुपाती का? तो याद रखेंगे व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। इसको लेम्डा से सूचित किया जाता है। देखिए एक और आवृत्ति न्यू हो गया और ये लेम्डा हो गया। तो याद रखेंगे कि अगर आपका आवृत्ति ज्यादा है तो तरंग का लंबाई क्या होगा? कम। अगर आपका आवृत्ति कम है तो तरंग का लंबाई क्या होगा? ज्यादा। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानकारी के लिए हमने दोबारा बता दिया। तो याद रखेंगे आवृत्ति ज्यादा है तो तरंगदैर्घ्य कम होगा। तरंगदैर्घ्य मतलब तरंग का लंबाई। तो याद रखेंगे आवृत्ति ज्यादा तो तरंगदैर्घ्य कम और आवृत्ति कम तो तरंगदैर्घ्य ज्यादा। अब आप लिखे हैं नीला विस्थापन। तो नीला विस्थापन में क्या होता है समझा जाए थोड़ा सा। आपने बोला कि सर नीला विस्थापन, नीला विस्थापन, अब इसमें क्या होता है? तो इसमें हम लोग लिखे हैं कि आवृत्ति में वृद्धि होगा और तरंग के लंबाई में कमी, तब हमको नीला रंग दिखाई देता है। मान लिए यहाँ पर कोई प्रकाश का स्रोत है, कोई भी प्रकाश का स्रोत ले सकते हैं, और यहाँ पर कोई प्रेक्षक है बालक, ये प्रेक्षक है। अब या तो स्रोत को गतिशील कर दीजिए या प्रेक्षक को गतिशील कर दीजिए, दोनों में से किसी को गतिशील कर सकते हैं। तो हमने बोला ये प्रकाश का जो स्रोत है यही गतिशील हो जाए, यही हमारे तरफ आना शुरू कर दे। अभी जो पहला आप लिखे थे ना डॉपलर का प्रभाव, वही डायग्राम है, उसी को हम लोग समझ रहे हैं। अब बताइए कि जब नजदीक ये आए या आप इसके नजदीक आ जाइए, तो अब इस स्थिति में आभासी आवृत्ति में वृद्धि होता है कि कमी होता है? तो अब बताइए कि अगर आपका आवृत्ति में, आभासी आवृत्ति में वृद्धि हो गया तो तरंग का लंबाई क्या हो जाएगा? कम। और सबसे कम है तरंग का लंबाई किसका होता है? तो बेजनिया पिनाला में आइए, यहाँ पर हम लिस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर लिस्ट बनाया जाए तो VIBGYOR, यही है ना जी साहब। सबसे कम तरंग का लंबाई किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम इसको मिनिमम कह दिया जाए, और सबसे अधिक किसका होता है? लाल का। तो इसका मैक्सिमम कह दिया जाए अलग। अब बताइए कि आप नजदीक आ रहे हैं तो आवृत्ति बढ़ रहा है। याद रखिएगा आप नजदीक आ रहे हैं तो आवृत्ति में वृद्धि हो रहा है। वृद्धि के लिए तीर कहाँ है? ऊपर। तो जब आवृत्ति बढ़ेगा तो तरंग का लंबाई क्या होगा? कम। तो हमको वही प्रकाश दिखाई देगा जिसका तरंग का लंबाई कम होता है। तो सबसे पहले तरंग का लंबाई सबसे ज्यादा कम किसका होगा? बैगनी का। इससे कम इंडिगो जामुनी होता है, इससे कम ब्लू। तो याद कीजिए आपको बताया गया था कि हमारा जो नेत्र है वो अगर संवेदनशील है तो कम में किसके लिए संवेदनशील होगा? ब्लू के लिए। आकाश नीला दिखाई दे रहा था, तो इससे पहले भी आपको बताया गया था कि ब्लू में, यहाँ पर ध्यान देंगे, बैगनी में, जामुनी में और नीला में, ये तीनों कलर में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। तीनों एक कैटेगरी का होता है क्योंकि तीनों का अपवर्तनांक कम होगा बालक। तीनों का लंबाई क्या होता है? कम होता है। किसके तुलना में? लाल की तुलना में। तो अगर तीनों कलर रख दिया जाए तो मानव नेत्र जो होगा वो नीला के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अब बताइए कि आप इसके नजदीक नहीं जाते, मतलब प्रकाश का स्रोत अगर इसके नजदीक नहीं जाता तो ना आवृत्ति में परिवर्तन होता, ना आवृत्ति में परिवर्तन होता, ना तरंग का लंबाई कम होता, और ना ही आपको ब्लू दिखाई देता। कैसा दिखाई देता? तो श्वेत दिखाई देता जैसा दिख रहा है। लेकिन जब आप इसके नजदीक जा रहे हैं तो नजदीक जाने से क्या हुआ? आवृत्ति का मान बढ़ गया और तरंग का लंबाई कम हो गया। तो हमको वही प्रकाश दिखाई देगा जिसका तरंग का लंबाई कैसा हो? कम हो। तो सबसे कम किसका होता है? बैगनी। ठीक है, इससे ज्यादा जामुनी, इससे ज्यादा ब्लू, नीला। तो याद रखेंगे इन तीनों में मानव नेत्र जो होता है नीला रंग के लिए संवेदनशील होता है। तो ये स्पेक्ट्रम कहलाता है। ये जो आप कलर बैंड देख रहे हैं इसी का नाम स्पेक्ट्रम है। और इसमें हम लोग लिखे हैं कि जब हम नजदीक जाएंगे तो हमारा जो
कलर बैंड है, स्पेक्ट्रम जो है नीले रंग की ओर विस्थापित हो जाएगा। मतलब ये कहाँ दिखाई देगा, हमको नीला रंग दिखाई देगा, तो इसीलिए इसको नीला विस्थापन कहा जाता है। तो सवाल ये है कि सर और कोई विस्थापन होता है, तो बिल्कुल लाल भी विस्थापन होता है। तो लाल विस्थापन के लिए याद रखेंगे, लाल विस्थापन के लिए तरंग का लंबाई क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो तरंग का लंबाई ज्यादा होने के लिए आवृत्ति को क्या करना पड़ेगा, कम। तो आवृत्ति कम कब होगा, जब हम स्रोत के नजदीक जाएंगे कि दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। कोई दिक्कत समझने में? तो आप कहिएगा कि सर नीला विस्थापन में क्या हुआ, तो नीला विस्थापन में जो प्रकाश का स्रोत है ये प्रेक्षक के नजदीक आ गया था। नजदीक आने से क्या हो गया, तो नजदीक आने से आवृत्ति बढ़ गया और तरंग का लंबाई घट गया। अब हमको वही प्रकाश दिखाई देगा जिसका तरंग का लंबाई कम हो। और कम तो सबसे ज्यादा कम होता है बैगनी का, लेकिन मानव नेत्र किसके लिए संवेदनशील होता है, नीला के लिए। तो ये कहाँ विस्थापित हो जाएगा, नीला रंग पर। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, नीला विस्थापन। इसको ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। हो गया बालक? तो इसको समझने में कोई दिक्कत? अब डायग्राम के माध्यम से अगर समझना हो, देखो हम डायग्राम बना दे रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। डायग्राम देख लीजिए। आप लिखेंगे कि सर यहाँ पर अभी जो बल्ब वाला लिए थे यही ले लिया जाए। ये बल्ब जो है गतिशील है, ठीक है। और इसको हम क्या नाम ले लेते हैं, प्रकाश का कोई स्रोत है। और यहाँ पर कोई प्रेक्षक है, प्रेक्षक मतलब देखने वाला, ये प्रेक्षक है। और प्रेक्षक विराम में है, चल नहीं रहा है। तो बताइए कि जब आप नजदीक आइएगा तो यहाँ पर आवृत्ति में क्या होगा, वृद्धि होगा, कमी होगा, आवृत्ति में वृद्धि होगा। तो जब आवृत्ति में वृद्धि होगा तो तरंग दैर्घ्य में क्या होगा, कमी, कमी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक लिस्ट दे दिया गया कि आपके पास 7 गो रंग है। जैसे यहाँ पर लेते हैं V I B G Y O R। तो याद रखेंगे कि 7 गो रंग है, तो हमको वही प्रकाश दिखना चाहिए जिसका तरंग का लंबाई कम होगा। अब आपने बोला कि सर सबसे कम तो होता है हमारा बैगनी वाला, ये न्यूनतम होता है। सबसे कम न्यूनतम बैगनी के लिए होता है और महत्तम किसके लिए होगा, लाल। तो आपने बोला कि सर हमको तो बैगनी दिखना चाहिए, लेकिन मानव जो नेत्र होता है वो संवेदनशील होता है नीला के लिए। तो अब यहाँ से विस्थापित होकर कहाँ जाएगा, नीला पर। तो हमको कैसा दिखना चालू हो जाएगा बालक, नीला। ये नीला रंग का दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो अब इसको हम क्या कहेंगे, नीला विस्थापन। विस्थापन क्यों कर रहे हैं, पहले कुछ और दिखाई दे रहा था, लेकिन जब ये गतिशील हो गया तो हमको नीला दिखाई देने लगा। चलिए बनाइए, इसी में जो लैंग्वेज दिखता है ना, इसी में ये बनाइए। हाँ, अभी जो लैंग्वेज दिखता है ना उसके नीचे ये डायग्राम बना के लिख लीजिए। अभी जो लैंग्वेज लिखे हैं उसके नीचे डायग्राम बना के इसको मेंशन कर लें। इससे क्या होगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप देख के समझ सकते हैं कि सर जब भी आवृत्ति में वृद्धि होगा तो तरंग की लंबाई में क्या हो जाएगा, कमी। और हमको कौन सा प्रकाश दिखाई देगा, प्रकाश किधर विस्थापित हो जाएगा, नीले प्रकाश की ओर। इसको क्या नाम देंगे, नीला विस्थापन। एक और है, उसको बता के डेट करते रहे। हो गया बालक? हमको दिखना कौन चाहिए था, बैगनी, लेकिन दिख कौन रहा है, नीला। ये विस्थापित हो गया अपने वास्तविक जगह से। चलिए, ये नोट नंबर कितना था, 2 था ना बालक। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 इसको समाप्त कर लिया जाए।
नोट नंबर 3 लिखा जाए, जब कोई प्रेक्षक है प्रकाश के स्रोत से, जब कोई प्रेक्षक है प्रकाश के स्रोत से दूर जाता है, जब कोई प्रेक्षक प्रकाश के स्रोत से दूर जाता है, जब कोई प्रेक्षक प्रकाश के स्रोत से दूर जाता है तो आभासी आवृत्ति में दूर जाता है तो आभासी आवृत्ति में कमी होती है, आभासी आवृत्ति में कमी होती है, आभासी आवृत्ति में कमी होती है, अर्थात तरंग दैर्घ्य में आभासी वृद्धि होती है, तरंग दैर्घ्य में आभासी वृद्धि होती है, आभासी वृद्धि होती है, और यह दृश्य स्पेक्ट्रम के, और यह दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल रंग की ओर, और यह दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल रंग की ओर विस्थापित हो जाता है, और यह दृश्य स्पेक्ट्रम के लाल रंग की ओर विस्थापित हो जाता है, लाल रंग की ओर विस्थापित हो जाता है। अतः तरंग दैर्घ्य में होने वाले, अतः तरंग दैर्घ्य में होने वाले इस विस्थापन को, अतः तरंग दैर्घ्य में होने वाले इस विस्थापन को लाल विस्थापन, तरंग दैर्घ्य में होने वाले इस विस्थापन को लाल विस्थापन या अवरक्त विस्थापन, लाल विस्थापन या अवरक्त विस्थापन कहा जाता है, लाल विस्थापन या अवरक्त विस्थापन कहा जाता है। लाल विस्थापन और अवरक्त विस्थापन को अंडरलाइन कर लीजिए, लाल विस्थापन या अवरक्त विस्थापन को अंडरलाइन कर लेंगे। हो गया बालक? अब 2 लाइन से समाप्त कर दिया जाए। एक सर अभी बोले थे 1 लाइन से, अभी 2 लाइन था, तो ध्यान देंगे प्रकाश के स्रोत को कहां भेज दिया जाए? दूर। और ये हो जाएगा आपका प्रेक्षक। तो प्रेक्षक किसमें है बालक? विराम में। U बराबर 0। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आवृत्ति में वृद्धि हुआ है कि कमी, तो आवृत्ति में कमी होगा, तो तरंग दैर्घ्य में क्या होगा? तरंग दैर्घ्य में क्या होगा? तो तरंग दैर्घ्य में वृद्धि होगा। अब बताइए कौन से कलर के लिए ज्यादा होता है? VIBGYOR। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा महत्तम लाल का होता है, ठीक है? तो यहीं पर लाल रंग की ओर विस्थापन हो जाएगा क्योंकि सबसे ज्यादा लाल का होता है। यहाँ पर जो विस्थापन होंगे इसको क्या बोलेंगे? लाल विस्थापन। बस बना के रोक दीजिए, रोक दो, स्टॉप कर दो यहाँ पे।